नीट 2025 पूरा हो गया है, फास्टेस्ट आंसर की हम ला चुके हैं, सारे टॉप एजुकेटर्स ने एनालिसिस कर ली है, पर फिर भी जानना जरूरी है जो अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं या देंगे या जो इस साल दे चुके हैं कैसा पेपर आया था, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से कट ऑफ का आइडिया लगता है। तो एक बेसिक कट ऑफ का आइडिया भी मैं आपको दूंगा और पूरी एनालिसिस भी दूंगा और किस तरफ हम जाने वाले हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसा एग्जाम रहा। अगर अपन ध्यान से देखें तो आप सब लोग जानते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, टोटल सीट्स कितनी है, 1,09,000 के आसपास आपकी सीटें हैं प्राइवेट और ये मिलाकर, और आपके कितने कॉलेज हैं 313, और टोटल सीट्स आपकी अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए बनी हुई। ये तो अपनी बेसिक सी बात है एमबीबीएस और बीडीएस को लेके आपको जो समझ में आता है। उस स्लाइड को दोबारा आपको दिखाता हूँ, हालांकि सब बातें आप जानते हो अच्छे से, बट फिर भी आपको समझना जरूरी है कि एमबीबीएस में 1,09,145 और 26,773 काफी बच्चे डॉक्टर बनते हैं। इसके अलावा बीएचएमएस और बहुत सारी सीट्स और हैं जो आपका अलग अलग लेवल पे जाती हैं। इसके बाद कितने कितने बच्चे बैठे इस बार, लगभग 1 लाख बच्चा, थोड़ा सा कम था 2024 के कंपैरिजन में। 2025 में पेपर टफ आया था, सब लोग आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इस बार का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है, तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। एक कट ऑफ कैसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाएगी उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे दिखाई दी जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखना, मोशन के नीट चैनल पे है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी वो मैंने बता रखा है हर कैटेगरी वाइज, ठीक है। खैर अभी आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा, फिजिक्स की एनालिसिस पहले करते हैं। तो हमने टॉपिक वाइज को तोड़ दिया, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। आप देखो हमेशा ये इजी का पलड़ा बहुत भारी रहता है, इस बार ये शिफ्ट हो गया है मीडियम और 8। हमेशा पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है, इस बार मॉडरेट टू टफ की तरफ पेपर चला गया है। ऐसा हम कभी देखा नहीं जाता, फिजिक्स में बहुत कैलकुलेटिव सवाल थे। 16 सवाल जो आपको इजी दिखाई दे रहे हैं ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ी। इनमें भी ऐसा नहीं था कि पहले तो कई बार ऐसा सवाल भी आता था फिजिक्स में कि बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो व्हाइट लाइट है उसमें किसकी होती है। ये बहुत आसान सवाल है, मतलब डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। ऐसा सवाल इस बार एक भी नहीं था, तो पेपर टफ था, काफी कैलकुलेटिव था, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिजिक्स में अगर अपन बात करें तो आपको दिखाई देगा कि जो अमूमन अगर अपन बात करें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म देखो हमेशा एक बड़ा पोर्शन लेके चलता है, ये एफर्ट भी ज्यादा मांगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो कम एफर्ट है पर 2 सवाल आते हैं। मैकेनिक्स अगेन 11 सवाल आते हैं पर टफ नहीं होता। जनरल एंड एक्सपेरिमेंटल देखो 3 सवाल आते हैं। ये जो बेसिकली आपके वर्नियर एयर कैलिपर, स्क्रू गेज, छोटी छोटी चीजें, इन पे सवाल आते हैं, बहुत कम ही एफर्ट लगाते हैं पर इससे सवाल बहुत सारे आते हैं। तो हर साल हम एक एफर्ट वर्सेस मार्क्स का स्कोर जो होता है वो भी एक पूरा वीडियो बनाते हैं, कितना एफर्ट लगाएं और उससे कितने सवाल आते हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस बता। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। खैर मैं वापस एनालिसिस की तरफ आता हूँ। अच्छा, जो भी एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी हमने नीचे डाउनलोड करने के लिए बना दिया है लिंक, आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जो नेक्स्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं या अगले साल के लिए करेंगे उनके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। जिसमें बात करें तो 11 से 49% सवाल आए हैं और 12 से 51 आए, मतलब लगभग बराबर है। थोड़ा सा हर साल ही थोड़ा 50 से ज्यादा रहता है, काफी 60 के आसपास रहता है ये 12th को लेकर, पर इस बार लगभग बराबर है। तो 11th इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इनऑर्गेनिक में आप देखेंगे कुल मिला के 12 सवाल आए, इजी 8, मीडियम 4 और डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं। तो इनऑर्गेनिक में ऐसा डिफिकल्ट लेवल कुछ होता नहीं है, पर फिर भी 8 और 4 12 सवाल आपको इनऑर्गेनिक में दिखाई देंगे, जो आपको दिखाई देंगे। 11th का पोर्शन ऐसे, 12th का पोर्शन ऐसे, ज्यादा अपना 12th के पोर्शन से इनऑर्गेनिक आती है क्योंकि ज्यादा टेस्ट भी उसी में होता है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखो कुल मिला के 17 सवाल आपको दिखाई देंगे। जो 7 सवाल आपको दिखाई देंगे वो जीओसी से दिखाई देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं पर जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जीओसी सबसे ज्यादा पढ़ाया भी जाता है। तो जीओसी से 7 सवाल आपको दिखाई दिए, जिसमें 3 इजी थे, 2 मीडियम थे, 2 टफ थे। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट की बात करें तो 6, 3, 8 ये टीचर्स ने दिया है। फिर मैं कह रहा हूं ये इस बार का पेपर इजी टू मॉडरेट की बजाय मॉडरेट टू टफ की तरफ चला गया, नहीं तो ये इजी वाली साइड ज्यादा रहता है। इन द सिमिलर वे 12 से जो पोर्शन आया है 53% आया है, जो क्लास 11 से आया है वो 47% आया है। लगभग मैं ये बोल सकता हूँ कि 12th के पोर्शन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो 11th का बेस होती है, जिनके बिना आप उन चैप्टर्स को कर नहीं सकते। तो खाली 12th का बोल देना समझदारी नहीं होती, उसमें 11th का जो है कुछ इंक्लूजन होता है, वो भी आपको आना चाहिए। तो 11th के बिना आप ये कर पाओगे, पॉसिबल नहीं। परसेंटेज दिखाने से पर्पस इतना है कि हमें बाद में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी। आगे चलते हैं और बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर अपन बात करें तो आपको ऐसे दिखाई देगा इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा सवाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 वाले चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड आपको दिख रहा है केमिकल काइनेटिक्स। कुल मिला के 16 सवाल आए, 6, 7 और 3 10 सवाल मीडियम और टफ तरफ चले गए, 6 सवाल इधर की तरफ इजी की तरफ रह गए। जैसा कि मैंने आपको बोला इजी टू मॉडरेट की बजाय इस बार मॉडरेट टू टफ की तरफ ज्यादा पेपर गया। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन बात करें तो 11th क्लास का सिलेबस ज्यादा दिखाई दे रहा है फिजिकल केमिस्ट्री। सरप्राइजिंग, आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसमें 12th के पोर्शन से 11th के पोर्शन से बहुत सारे सवाल ज्यादा आए। इन सिमिलर वे बॉटनी में अगर अपन बात करें तो आपको दिखाई देंगे 46 सवाल बॉटनी में आपको दिखाई देंगे। जो मेजर चैप्टर से आपको दिखाई देंगे 8 वाला चैप्टर यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 8 सवाल दिखाई दिए। 5 सवाल जो दिखाई दिए वो दिखाई दिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग इन प्लांट्स, 5 सवाल यहाँ से दिखाई दिए। 5 सवाल फिर एक और चैप्टर से दिखाई दिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे सेल वाला जो चैप्टर है वो दिखाई दिया। 5वां जो एक और है वो है प्लांट किंगडम, इनसे आए। अगर अपन बात करें तो 15 मीडियम और 9 टफ, यानी कि 15 और 9 24 सवाल। फिर से जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि मॉडरेट टू टफ की तरफ पेपर ज्यादा चला गया है। ये भी पिछले साल से स्तर बढ़ा था, सारे टीचर्स ने सेम बात बोली है। फिजिक्स में तो खैर काफी कैलकुलेटिव था, अगर जूलॉजी बॉटनी में भी पिछले साल से स्तर ज्यादा था। आया सब कुछ नोट से है, एनसीईआरटी से आया है,
बट ट्रिकी कर दिया है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। तो आपको उस पैराग्राफ से आपको सवाल बनाने आने चाहिए। अगर अपन और बात करें तो बॉटनी में जो क्लास 12 है 46% है, जो क्लास 11 है वो 54% है। ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बॉटनी की हो गई। जूलॉजी की बात हो गई अपनी और देख जूलॉजी की बात है। जूलॉजी में अगर अपन बात करें तो 44 सवाल दिखाई दे रहे हैं, 46 और 44 मिला के अपने 90 सवाल। ठीक है, अगर अपन इसमें बात करें तो आपको दिखाई देगा 5 वाले चैप्टर में आपको बता देता हूँ, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अगेन आप बहुत ध्यान से देखो तो 15, 16 और 12 28 सवाल अगर आप देखें तो फिर से पेपर मॉडरेट से की तरफ चला गया है। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। 5 वाले जो चैप्टर्स हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। 6 वाला जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। 5 वाला एक और चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। 4 वाले तीनों एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये आपको दिखाई देंगे। 5वां एक और है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, और जैसे मैंने आपको बोला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बोल सकते हो। हर साल के एनालिसिस को देखकर आपको समझना चाहिए कौन से चैप्टर कितने होंगे। इसके अलावा भी हम एफर्ट वर्सेस मार्क्स का एक पूरा वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, उसे जरूर देखिएगा अगर आप अगले साल प्रिपरेशन करने वाले हैं। मैं आपको अगर आप भी मेरे वीडियो को आप रिलीज होने के 1-2 दिन में ही देख रहे हैं तो आपको एक वीडियो मेरा और दिखेगा कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। उस पर भी एक वीडियो आपको दिखेगा और ऑनेस्ट दिखाई देगा। मैं आपसे कोई अलग तरीके बात करने आऊंगा, जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा, किसको नहीं लेना चाहिए बहुत स्ट्रिक्टली बोलूंगा, बहुत स्ट्रिक्टली, बुरा लगेगा बट आपको समझ में आएगी, वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अभी तक अगर आपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं करें तो हमारा एक मार्क्स कैलकुलेटर है नीचे लिंक पे, उसको जरूर आप मार्क्स कैलकुलेट कर लो। उसमें सिर्फ OMR भरनी है, मार्क्स आपके आ जाएंगे। उस मार्क्स के बाद आपको कौन सी रैंक कौन सी कैटेगरी में मिल सकती है वो भी हम प्रेडिक्ट करके बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको कॉलेज मिल सकता है तो कौन सा मिल सकता है, तो उनको जरूर कर लीजिए। अगर आप मार्क्स कैलकुलेट कर चुके हो तो इस मार्क्स पे क्या रैंक मिल सकती है, क्या कॉलेज मिल सकता है, उसकी पूरी एक PDF बन के आएगी आपके पास। दोनों लिंक बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करिए तो जरूर इस काम को कर लीजिएगा। खैर ये वाला वीडियो एनालिसिस का इसको यहीं पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 55% और 45% जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। मैं फिर से एक बार आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आज हताश और निराश दिखाई दिए थे एग्जाम के बाद। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं एक बात बताऊँ, जंग में 2 ही चीज होती है, या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो, या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो। तो आप आज जीते या सीखे ये तो शायद आप खुद ही जानते हैं, बट हाँ हो सकता है हम नहीं जीते हो पर हम सीखे जरूर। उस सीख को कैसे अगली बार अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। तो आपके नंबर्स आशा करता हूँ कि आप लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे। ये बेसिक सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेशन थी। इसके अलावा जिसके लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे थे वो है कट ऑफ। तो एक तो मैंने वो वाली कट ऑफ का वीडियो अलग बना दिया है जो आपको आई बटन में दिखाई देगा मोशन के नीट चैनल पे। ये वाला मेरा वीडियो मोशन एनवी सर वाले चैनल पे है, मोशन नीट चैनल पे आपको दिखाई देगा। और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है वो बताया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिफरेंट कैटेगरी, तो उसे आप देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, वो कट ऑफ जिनको अपीयर कर सकते हैं, जो क्वालिफाई कहलाते हैं, जो क्वालिफाई कहलाते हैं ना बच्चे, उसके लिए जो अपीयर कर सकते हैं उन पे मैं बात करना चाहता हूँ। क्वालिफाई जो कर सकते हैं, जो क्वालिफाई करने वाले स्कोर उस पे बात करता हूँ क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था। तो अगर अपन बात करें कि जनरल कैटेगरी जिसकी अपन बात करते हैं, जनरल कैटेगरी में जो आपको स्कोर दिखाई देता है वो आपको दिखाई जनरल कैटेगरी में जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा करीब करीब 130 के आसपास, 130 मार्क्स के आसपास आपको स्कोर दिखाई देगा। और जो SC/ST को दिखाई देगा स्कोर वो दिखाई देगा करीब करीब 100 के। ये क्वालिफाइंग स्कोर है। फिर मैं कह रहा हूँ कि एक वीडियो अलग बनाया गया है जो रियलिटी में आपको बताएगा कि आपको MBBS के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते नहीं मिल सकते। उसमें हमने BDS पे भी ढंग से बात नहीं करी है, सिर्फ वो क्या मिल सकते हैं जिसे हमने सेफ स्कोर बोला है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए मोशन नीट वाले चैनल पे। और 1-2 दिन बाद हम स्टेट वाइज भी पूरी आपकी एनालिसिस लेके आएंगे किस किस पे क्या क्या मिल सकता है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को रिपीट करना चाहिए, इस पे भी एक वीडियो बना रहा हूँ, किसको रिपीट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा किसको नहीं करना। पर अगर करने वाले हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है कि आपको 600 प्लस पे आपके मोशन के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। वो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं तो ज्यादा इस पे नहीं बोलना चाहता हूँ, ये PDF में आपको दिखाई दे जाएगा। आपके नंबर के बेसिस पे बहुत सारी स्कॉलरशिप कोटा में मिलती है। अच्छा मैं एक बात ऑनेस्ट और बोलना चाहता हूँ बेटा, अब पेपर बहुत टफ आया, आप जानते हो, सेल्फ स्टडी से बात नहीं बनेगी, बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन के बैचेस से बात नहीं बनेगी, मूवी की तरह ऑनलाइन में देखोगे नहीं बात बनेगी। अनुशासन के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं तो एक बार पढ़ चुका हूँ सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। कोटा में रह के बहुत बच्चे ने कुछ भी ज्वाइन नहीं करा से सेल्फ स्टडी करते रहे, नहीं फायदा होता। अनुशासन बहुत आवश्यक है, आपको अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता है। मैं किसी स्वार्थवश नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सालों के अनुभव के बाद बोल रहा हूँ। आपके शहर में भी अगर कोई बहुत अच्छी एक्सपीरियंस कोचिंग है जो वर्षों से रिजल्ट निकाली तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोटा जैसे शहरों में आकर हम जैसे लोगों से पढ़ सकते हो या मोशन जैसे एजुकेटर से पढ़ सकते हो तो उनको पढ़िए। मैं कोई यहाँ पे सिर्फ मोशन के प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट साइड सी बात है कि अनुभव की वैल्यू होती है। पेपर टफ है, आ रहा है और अगले साल भी आएगा क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है और ये करना आवश्यक भी और जरूरी भी। तो आपके लिए एक अनुभवी अध्यापक जो अनुशासन के साथ आपको पढ़ाए, थोड़ा सा डांट के पढ़ाए, वो आपके लिए बहुत आवश्यक, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। कई बच्चों को भ्रम हो जाता है ड्रॉप लेने के बाद कि यार मैं जो है ना मुझे तो अब क्या जरूरत है, मुझे बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये पढ़ लूंगा जिससे बात बन जाएगी। नहीं, एक अनुशासन की आवश्यकता है, 5-6 घंटे क्लास में बैठने की आवश्यकता है और फिर घर पे जाके 7-8 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। आपको हो सकता है क्लास में कभी ऐसा लगे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट उससे नई विचारधारा बनाकर उससे नए सवाल बनाने की प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्ट होंगे। ये थोड़ा सा अपन ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा आपके लिए टफ काम हो सकता
सकता है, पर ये करना बहुत आवश्यक है। अगर डॉक्टर बनना है तो टफ काम तो करना ही पड़े, तो आप वो काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमारे अनुशासन का लाइव बैच जो है, ये बिल्कुल क्लासरूम कोटा के टीचर्स ही एजुकेटर्स इसको पढ़ाते हैं, और ये वैसे बैच नहीं है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, आपको वीडियो चालू रखना पड़ता है, आपको टीचर के साथ रेस्पॉन्ड करना पड़ता है, आपको नोट्स चेक कराने पड़ते हैं, अनुशासन के साथ पढ़ाया जाता है। बैच साइज बहुत लिमिटेड होती है, सर भी टीचर्स को टीवी पे सारे बच्चे दिख रहे होते हैं, और कोटा के जो क्लासरूम के टीचर्स है वही आके आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। उनके लिए जो हो सकता है कि क्लासरूम तक जा नहीं पा रहे किसी भी कारणवश, वो जरूरी है। उसके अलावा एक टॉप बैच जे स्टार और बनता है, जिनके नंबर 600 प्लस से ज्यादा है या 501 से ज्यादा है। ये सारे बैचेस जो हैं, ये जे स्टार बैच टॉप बैच बनता है, ये उनके लिए होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि निराश और हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर इस जंग में आपके अनुसार आप जीते नहीं हो तो सीखे जरूर। तो इस बार जो गलती करी है उसको दोबारा अपन दोहराएंगे नहीं, कमजोर नहीं पड़ेंगे। दुनिया हमें कमजोर माने हो सकता है, पर हम कमजोर अंदर से नहीं होने। जिस दिन मन से हम हार मान लेते हैं उस दिन हम वास्तविकता में हार। दुनिया में हारा हुआ मान ले चले, पर मैं इस जंग में सीखा हूं, ये आपको पता होना। मैं आपको कमजोर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लायक बनाना चाहता हूं। मैं थोड़ा टफ टीचर की तरह आपको दिखाई देता हूं, मैं आपको ईमानदारी से कह, मैं आपको हो सकता है बहुत पुचकारने वाला अध्यापक ना नजर आऊं, पर ये सच्चाई है कि थोड़ा टफ नजर आऊंगा। पर मैं आपके उस बड़े भाई और फादर की तरह जो तुम्हारा भला चाह, गलत सलाह नहीं दूंगा, स्वार्थ प्रेरित नहीं होगी, शिक्षा से प्रेरित होगी। थोड़ा टफ नजर आता हूं, ये मुझे पता है, पर मुझे पता है कि हम बच्चे की भले की बात कर, सिर्फ तुम्हें रोने के लिए कंधा देने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें कुछ सिखाकर लायक और काबिल बनाना। आज टफ लग सकता हूं, पर जीवन में जरूर तुम लायक होंगे। इसके बाद जीवन में तुम्हें कभी भी किसी के कंधे पे सर रख के रोने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर, हम इस बात को ध्यान से रखेंगे। तो ये एनालिसिस आशा करता हूं कि आपके काम की होगी और आपके आने वाले सपने जरूर पूरे होंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।